हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पीएबीटी हो गई है। वो आपका पेपर अच्छा गया हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट अप्रैल बैच का फिजिक्स का पेपर। सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ऑलरेडी पता होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of the same mass. If E is the coefficient of restitution, then the ratio of velocity of two spheres after the collision. तो यहाँ पर देखो, सेटअप क्या है कि एक स्फीयर है विच इज ऑफ मास m एंड वो आकर u वेलोसिटी से आकर एक स्टेशनरी स्फीयर है ऑफ द सेम मास उसके साथ कोलाइड करता है। ओके, तो कोलाइड होने के बाद रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू स्फीयर्स क्या होगी? ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एम यू इनिशियल मोमेंटम एम यू, फाइनल मोमेंटम इज लेट्स से इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज एम वी वन एंड इसकी वेलोसिटी वी टू है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी वन प्लस एम वी टू। यहाँ पर m को कैंसिल करें तो u की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी कि इसकी v1 है और इसकी v2 वेलोसिटी है। ओके, सो आई कैन से दैट रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी v2 माइनस v1 एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या होगी? दैट विल बी u माइनस 0। ओके, तो यहां से मैं आई कैन से दैट अगर मैं u को सब्स्टिट्यूट करूं, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 और इसके साइड इंटरचेंज करो तो v2 e प्लस v1 e इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो फाइनली हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज फाइंड करना है। तो यहां पर मैं एक काम करते हैं, यहां पर v1 e प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस v2 e, साइड इंटरचेंज कर लेते हैं। यहां से v1 कॉमन e प्लस वन, यहां से v2 कॉमन 1 माइनस e। तो v1 डिवाइड बाय v2 कितना मिल जाएगा? दैट विल बी 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ओके, तो आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Two solid rubber balls A and B having masses 200 and 400 gram respectively are moving in opposite directions with velocity of A equal to 0.3 meter per second. यहाँ पर एक बॉल A है and there is a ball B. इसका मास 200 ग्राम है and इसका मास 400 ग्राम है। Okay, and they are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3. इसकी velocity 0.3 और इसकी velocity हमें नहीं पता, let's call it V. And it is given that after collision the both of them come to rest. तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हो क्या? बिकॉज इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो इसका मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड फाइनल मोमेंटम बिकॉज दोनों रेस्ट में आ जाएंगे तो दोनों का फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। m1 की वैल्यू 200, v1 इज 0.3, m2 की वैल्यू 400, v2 हमें फाइंड करना। तो यहाँ से मैं 200 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 60 प्लस 400 v2 इक्वल टू 0। तो v2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस 60 डिवाइड बाई 400। ओके, और आई कैन से माइनस 3/20 और आई विल से दैट इज माइनस 0.15। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन, तो इलास्टिकली कोलाइड होते हैं कोई भी दो बॉडीज तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम अलोन इज कंजर्व्ड, नो। Second, only momentum is conserved, that is also incorrect. Both energy and momentum are conserved, that is the correct answer. Next question. A smooth sphere of mass m moving with velocity u directly collides elastically with another sphere of mass small m. एक capital M mass का sphere है with velocity u is colliding with a sphere of mass small m which is at rest. After collision, the final velocities are v and v respectively. अब collision के बाद क्या होगा कि जो बिगर स्फीयर है उसकी वेलोसिटी
कैपिटल वी के इक्वल हो जाएगी स्मॉलर स्फीयर की वेलोसिटी स्मॉल वी के इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी, वो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ यू। तो लेट्स यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पहले मोमेंटम कितना था कि कैपिटल एम यू था, सिर्फ यही मूव कर रहा था। आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम कैपिटल एम वी, इसका मोमेंटम स्मॉल एम वी। ओके, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स से अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, या वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन 1 होगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन अगर 1 होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, दैट विल बी कैपिटल वी स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, ऊपर कितना हो जाएगा, दैट विल बी यू माइनस जीरो। एंड बिकॉज ये 1 के इक्वल होगा, सो आई कैन से वी माइनस वी अपॉन यू। यहाँ से आई कैन से दैट बिकॉज हमें यहाँ पर देखो ऑप्शंस के हिसाब से हमें कैपिटल वी को हटाना होगा, तो कैपिटल वी यहाँ से कितना मिल जाएगा, कैपिटल वी मिल जाएगा यू कैपिटल वी विल बी इक्वल टू वी माइनस यू स्मॉल वी माइनस यू। लेट्स कॉल इट सेकेंड। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर कैपिटल एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम वी की जगह पर वी माइनस यू पुट करेंगे प्लस एम वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओके। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कैपिटल एम को नीचे डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल एम को नीचे डिवाइड करेंगे तो 2u डिवाइड बाई 1 प्लस एम बाई एम, ये समथिंग आंसर आएगा 2u अपॉन 1 प्लस एम बाई एम, विच इज आवर सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A rubber ball is dropped from a height of 5 meters on a planet where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meters. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of, तो एक बॉल है जो 5 मीटर हाइट पर है एंड इट विल बाउंस बाउंस होके वापस वो 1.8 मीटर की हाइट तक जाएगा, तो कितनी एनर्जी वो लूज कर लेगा। ओके, अब पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी व्हेन वो जब नीचे आएगा जस्ट ग्राउंड को टच करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग रूट ऑफ 2gh। ओके, एंड इफ आई विल फाइंड आउट इट विल बी रूट ऑफ 10g के इक्वल होगा। अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, कोलाइड करके वो जब वापस जाएगा तो कितनी स्पीड होगी, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वो h हाइट तक गया, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी आल्सो रूट 2gh। एंड यहाँ पर अगर मैं h की वैल्यू 1.8 पुट करूंगा सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3.6g। तो यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू 10 पुट करूँ तो मुझे 10 आंसर मिलेगा, यहाँ पर g की वैल्यू 10 पुट करूँ तो 6 आंसर मिलेगा। तो हमें फाइंड करना है द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय फैक्टर ऑफ, कितनी लूज करेगा, तो डेल्टा v बाई v फाइंड करना है। ओके, तो दैट इज 4 अपॉन 10 और आई कैन से 2 बाई 5, so which is B option. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A metal ball falls from a height of 32 meter on a steel plate. If the coefficient of restitution is 0.5, to what height will the ball rise after second bounce? So यहाँ पर भी एक metal ball है, which is at a height of 32 meter. वो बाउंस करेगा एंड बाउंस करके वो कितनी हाइट तक जाएगा आफ्टर सेकेंड बाउंस, मतलब एक बार बाउंस करेगा
दूसरी बार बाउंस करेगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, दैट इज अवर क्वेश्चन। ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से आया, बाउंस किया, एंड वापस जब वो बाउंस करके कितनी हाइट तक जाएगा, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू दी हाइट आफ्टर द कोलिजन अपन हाइट बिफोर द कोलिजन इक्वल होता है। तो आई विल से कि पहले केस में अगर मैं फर्स्ट बाउंस के बाद उसकी हाइट फाइंड करूं तो किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट बाउंस के बाद उसकी हाइट आएगी 0.5 का स्क्वायर इंटू 32। तो यहाँ से 1/4 इंटू 32 हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 8 मीटर। सेकेंड बाउंस के बाद कितना होगा, सेकेंड बाउंस के बाद अगर मुझे फाइंड करना हो तो अगेन आई विल यूज ई स्क्वायर इंटू एच डैश। ई स्क्वायर की वैल्यू 0.5 स्क्वायर एंड एच डैश की वैल्यू 8। तो यहाँ से 8/4 मतलब 2 मीटर आंसर मिल जाए, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A steel ball of radius 2 cm is at rest on a frictionless surface. Another ball of radius 4 cm moving at a velocity of 81 cm per second collides elastically with first ball. After collision, the smaller ball moves with speed of radius 2 cm. Okay. It is at rest on a frictionless surface. Another ball of mass 4 cm moving at a velocity of 81 km per hour. सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी। वो आके इसके साथ कोलाइड होता है इलास्टिकली। तो कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल कितनी स्पीड से मूव करेगा। सो ये आप वहां पर बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो लेट्स यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करेंगे तो पहले जो मोमेंटम है वो कितना है 4m इंटू 81। बाद में मोमेंटम कितना होगा, इसके वेलोसिटी मान लेते हैं कि सम v के इक्वल होगी, v1 के इक्वल होगी। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 के इक्वल होगी आफ्टर कोलिजन। तो 2m v1 प्लस 4m v2 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट मास एक्चुअली, मैंने इसको मास कंसिडर कर लिया। रेडियस 2 है और यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी है 81 एंड मास अगर फाइंड करना हो तो मास के लिए मैं क्या करूंगा, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो मैं डेंसिटी इंटू डायरेक्टली आर क्यूब लिख देता हूँ, 4/3 पाई लिखता नहीं हूँ बिकॉज वो ऐसे भी कैंसिल ही हो जाने वाला इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा v1 मल्टीप्लाई में उसका मास लेंगे डेंसिटी इंटू 2 क्यूब प्लस इसका v2 इंटू डेंसिटी इंटू 4 क्यूब। ओके, यहां से वापस डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी। नाउ 4 क्यूब 2 क्यूब एंड 4 क्यूब, तो आई कैन से अगर मैं 2 क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ हर एक टर्म में सर, 81 इंटू 2 क्यूब अब मैं हटा दो तो 2 क्यूब बचेगा स्टिल, सो ओके। सो फाइनली यहां से हम कह सकते हैं कि इसको डायरेक्टली मैं 81 इंटू 8 कर लेता हूँ, तो 81 इंटू 8 इज इक्वल टू v1 प्लस 8v2। ओके, ये हमें ये अभी फर्स्ट रखते हैं। फिर सेकेंड हम क्या करेंगे कि बिकॉज इट्स एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में एज यू नो के कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
the velocity after collision will be v1 minus v2, and before collision it was 81 minus 0. एंड यहाँ से अगर इसको मैं 1 कंसिडर कर दूँ, v1 माइनस v2 की वैल्यू वी डोंट नो, बट v1 माइनस v2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 81. सो एक ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई. अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, v1 प्लस 8v2 इज इक्वल टू 81 इंटू 8, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 81. यहाँ से माइनस प्लस माइनस, so this will get cancelled, so 9v2 is equal to 81 into 8 minus 81. 81 into 7, 7 तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 63 मीटर पर सेकेंड. ओके, जस्ट एक्चुअली बिगर बॉल की वेलोसिटी, स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी हो तो आई कैन जस्ट पुट v1 v2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 63 पुट करूंगा, 63 इस साइड जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 144. तो एक्चुअली v1 हमारे कितना मिल जाएगा, v1 विल बी 144 मिलेगा. आंसर विल बी सी ऑप्शन एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. A particle falls from a high height h up to a fixed horizontal plane and rebounds if e is the coefficient of acceleration and total distance traveled before rebounding has stopped. Like बॉल यहाँ से आता है नीचे, वो रिबाउंड होता है, अगेन रिबाउंड होता है, अगेन रिबाउंड होता है, and it will go on continuously. Okay, तो द क्वेश्चन इज कि कितना डिस्टेंस कवर करके वो स्टॉप हो जाएगा. तो सी, अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ कि इट इज हाइट h है, तो नेक्स्ट बाउंस में उसकी हाइट कितनी हाइट तक जाएगा, तो द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू h प्लस सेकेंड बाउंस में वो h इंटू ई स्क्वायर, बिकॉज ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो सेकेंड बाउंस में वो कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट तक जाएगा, h इंटू ई स्क्वायर. थर्ड बाउंस में वो कितनी हाइट तक जाएगा, अब वो जाएगा और वापस आएगा भी, मतलब एक्चुअली यू हैव टू राइट 2h ई स्क्वायर, देन 2h ई स्क्वायर को भी ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h ई रेज़ टू 4 हो जाएगा. ओके, थर्ड बाउंस में वो कितनी बार जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2h ई रेज़ टू 6, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाएंगे. हर एक बाउंस में जो हाइट वो जाएगा वो h इंटू ई स्क्वायर, उसमें ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो फाइनली इट विल बी एन इनफाइनाइट टॉप. ओके, अब इनफाइनाइट सीरीज है तो इसमें देखो, तो यहाँ पर ये वाली एक पैटर्न बन जाएगी. वो पैटर्न कौन सी है कि दे आर ऑल इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसका डायरेक्टली सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर के. तो यहां से a की वैल्यू 1, रेशियो इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज ई स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पर h कॉमन निकाल लूँ, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई मुझसे, बिकॉज दिस ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में, तो h प्लस 2h अपॉन ई स्क्वायर, तो h कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. तो एक्चुअली 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो h 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली विल गेट h अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. एंड एक्चुअली यहाँ पर 2 ई स्क्वायर है, सॉरी, तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पर भी एक्चुअली 2 आएगा, 2 ई स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर.
तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, विच इज ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a neutron makes a head-on elastic collision with a stationary deuteron. The fraction energy loss of the neutron in the collision. तो एक न्यूट्रॉन है which is colliding with a stationary deuteron. ओके okay. तो कोलाइड होने के बाद कितनी फ्रैक्शन एनर्जी न्यूट्रॉन लॉस कर लेगा? तो ड्यूटेरॉन में है दोनों के, ड्यूटेरॉन का जो मास होता है, अगर न्यूट्रॉन का मास अगर मैं m ले लूँ, ड्यूटेरॉन में वन न्यूट्रॉन वन प्रोटॉन, मतलब 2m मास हो जाएगा उसका। अभी कोलिशन के बाद एनर्जी लॉस अगर मुझे फाइंड करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेता हूँ। of the neutron in the collision, m into u is equal to 2m m into v1 plus 2m into v2। ओके, तो ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब बिकॉज वो कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन भी 1 होगा। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन अगर 1 होगा, सो आई कैन फाइंड आउट E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0। तो 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। ओके, अब मैं अगर इसको इन दोनों को सॉल्व कर लूं, तो v2 की वैल्यू 2u बाई 3 के इक्वल आएगी, v2 की वैल्यू अगर 2u बाई 3 के इक्वल है, तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो v1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू बाई 3। ओके, 2u बाई 3 माइनस यू इज माइनस यू बाई 3। अब मुझे अगर एनर्जी लॉस फाइंड करना हो ऑफ द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का एनर्जी लॉस कितना होगा? तो दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। v1 की वैल्यू अगर मैं यू स्क्वायर ऐसे दे सकूंगा, v1 स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दूंगा? दैट इज माइनस यू बाई 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई 9। ओके, सो यहाँ पर 9 माइनस 1 8 एम यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 2, समझे? ऐसे कुछ आ जाएगा। मुझे डेल्टा के बाई के फाइंड करना है, तो 8 एम यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 9 डिवाइड बाई ओरिजिनल एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो 8 बाई 9 दैट विल बी अवर आंसर। सो आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Body of mass m moving with velocity v makes a head-on collision with another body of mass 2m which is initially at rest. The loss of kinetic energy of the colliding body. तो वापस हमें यहाँ पर एक मास m है which is moving with velocity v, उसका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है 2m के मास के साथ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो सी इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो वहां पर भी न्यूट्रॉन का मास डबल था न्यूट्रॉन से, एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी, मतलब न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 8 बाई 9 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। During the impact, it loses 50% of its energy and rebounds to the same height, the initial velocity of its projection. तो नीचे गिर रहा है बॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर,
ओके, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अब वो रिबाउंड होके वापस सेम हाइट पर ही आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन क्या होगी? नाउ बिकॉज वो सेम हाइट पर आया, तो पहले उसके पास क्या होगा? पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली। अब पोटेंशियल एनर्जी तो स्टिल उतनी बचेगी जितनी पहले थी, वापस वो सेम हाइट तक ही आया। दैट मीन्स कि जो 50% एनर्जी उसने लूज की, वो यू कैन सी, क्योंकि पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पहले उसके पास एनर्जी थी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्योंकि उसको कसम स्पीड से ठोके तो काइनेटिक भी थी और पोटेंशियल भी था। अब फाइनली उसके पास कौन सी एनर्जी है? ओनली पोटेंशियल है। ओके, और वो उतनी है जितनी पहले थी, सेम हाइट पर आया इसलिए। मतलब लॉस कौन सी हुई एनर्जी? हुई काइनेटिक एनर्जी हुई, और वो 50% के इक्वल होगी एज इट इज गिवन। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? सेम होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर ले लूँ, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा एंड हमें जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू रूट 2g h के इक्वल मिलेगी। इन दैट अगर मैं g की वैल्यू 10 पुट कर दूँ, h की वैल्यू 20 पुट कर दूँ, तो ये आंसर मिल जाएगा 400 एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच अबाउट ग्राउंड लेवल, इफ द बॉल मेक्स इनइलास्टिक कोलिजन विद द ग्राउंड, तो व्हाट हाइट विल इट राइज आफ्टर थर्ड कोलिजन? तो एक h हाइट से बॉल जा रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, सेकेंड कोलिजन हुआ, देन थर्ड कोलिजन हुआ। थर्ड कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा वो मैं पूछा। दिस इज फर्स्ट कोलिजन, दिस इज सेकंड कोलिजन, दिस इज थर्ड कोलिजन। तो अभी जो समझेगा कि हर एक कोलिजन के बाद जो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एच के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड कोलिजन के बाद हो जाएगी ई रेस टू 4 इंटू एच, एंड थर्ड कोलिजन के बाद हो जाएगी ई रेस टू 6 इंटू एच। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A mass m moving with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, the first mass moves with velocity v by root 3 in direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second mass. ओके, ये फर्स्ट मास है जो आकर इसके साथ कोलाइड होता है। ओके, कोलाइड होने के बाद जो फर्स्ट मास है, दिस इज द फर्स्ट मास, वो v बाई रूट 3 स्पीड से परपेंडिकुलरली जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड कोलिजन। तो सेकंड मास सम ऐसे कुछ जा रहा होगा कि उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी। ओके, नाउ हियर लुक, लेट अस कंसीडर कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसकी स्पीड मान लेते हैं कि दैट इज सम v डैश, तो ये एम वी डैश कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो एम वी डैश साइन थीटा होगा। अब बिकॉज मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले जो मोमेंटम था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की मोमेंटम बात करूं तो पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था? एम वी। फाइनली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? एम वी डैश कॉस थीटा। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू वी डैश कॉस थीटा लिख देता हूँ। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में पहले तो मोमेंटम जीरो था, बाद में मोमेंटम कितना हो गया कि ऊपर की तरफ एम वी बाई रूट 3 एंड नीचे की साइड एम वी डैश साइन थीटा। यहाँ से आई कैन से दैट v बाई रूट 3 इज इक्वल टू v डैश साइन थीटा के इक्वल। अब लेट्स टेक द रेशियो ऑफ दिस टू इक्वेशंस। ओके, तो इफ आई विल टेक द रेशियो, अदरवाइज मुझे एक्चुअली v डैश फाइंड करना है, सेकंड मास की वेलोसिटी, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू यहाँ पर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई रूट 3, मतलब v स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर से मैं अगर v डैश स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ
अंडर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4v² by 3 आ जाएगा, तो v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2v/√3। दैट मीन्स ए ऑप्शन। ओके, next question. A bullet of mass A and velocity b is fired into a large block of mass A. The final velocity of the system is, तो एक बुलेट है जिसका मास A है, and it is moving with velocity mass A moving with velocity b. It collides with the larger block of mass C. Okay, and under stick हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है कि मास ए है वेलोसिटी बी है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा? तो बिकॉज दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा ए प्लस सी, एंड टोटल वेलोसिटी वी है, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस सी, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag or hangs by a long thread and a bullet comes horizontally with velocity and gets caught in the bag. एक सम बैग या कुछ होगा ऐसा कुछ ऑफ मास एम, ओके, एंड एक बुलेट है, बुलेट यहाँ पर आके इसके साथ कोलाइड होगी विथ वेलोसिटी v, तो एंड दैट कॉट इन द बैग, देन फॉर अ कंबाइंड सिस्टम मोमेंटम कितना होगा? तो इट इज ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। ओके, तो मोमेंटम अगर मुझे फाइंड करना हो कंबाइंड सिस्टम का, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी mv अपॉन m प्लस m, जो एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम विल बी हाफ m प्लस m v स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर एक्चुअली, तो m प्लस m वी डैश स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m, which is the D option. Next question. A 50-gram bullet moving with velocity 10 meter per second strikes a block of mass 50 gram at rest and gets embedded in it. तो बुलेट यहाँ पर आ रही है 50 ग्राम एंड वो 950 ग्राम के ब्लॉक के साथ कोलाइड होके अंडर एम्बेड हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम अगर देखो, इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो दैट इज 50 इंटू 10। फाइनल मोमेंटम कितना है कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक सॉल्यूशन है, तो टोटल मास हो जाएगा 1000 और टोटल वेलोसिटी v हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे 500 अपॉन 1000 करेंगे तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 1/2। अब वेलोसिटी 1/2 मिल गई, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज आई कैन फाइंड आउट यूजिंग दैट दिस आल्सो अगर करना हो तो। पहले कितने काइनेटिक, पहले मोमेंटम तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ करना है 1 बाई माइनस m1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई m2। पहले मोमेंटम कितना है तो 500 ही है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पहले मास कितना था, तो पहले से बुलेट मूव हो रही थी, मतलब मास था 50 ग्राम, ओके, एंड बाद में दोनों साथ में मूव करे तो टोटल मास हो गया 1000। ये अगर करेंगे तो यहाँ पर ये 25,0,0,0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर ये 20 था, तो 250 इंटू बाई 2 इंटू 19, तो समथिंग
125 इंटू 19 समथिंग मिलेगा। हमें एक्चुअली परसेंटेज में फाइंड करना है, डेल्टा के बाई के करना होगा। इन दैट सिनारियो जो डेल्टा के होगा डेट इज 25 इंटू 19 होगा, एंड जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 500 स्क्वायर बाई 2 इज ओके। डायरेक्टली अब डेल्टा के बाई के फाइंड कर ले, वो ज़्यादा इजी होता है एक्चुअली, हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इट्स ओके, यहाँ पर 50 को ऊपर ले जाएंगे, दिस विल बी 100 एक्चुअली। 100 ऊपर जाएगा, 25 इंटू 19 इंटू 100 डिवाइड बाई नीचे 25 इंटू 25 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 19 डिवाइड बाई 100। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर एक्चुअली 125 है, ये 125 है, तो ये 125 फाइव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 519 सा 95/100 मिलेगा, जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 95% मिलेगा। तो एक्चुअली हमारा आंसर बी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मूविंग बॉडी ऑफ मास एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर कोलाइड विद अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m and 6 with not a combined mass starts to move, what will be the combined velocity? तो आप इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं सिंपली। पहले मोमेंटम कितना था कि मास m था, वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर थी। बाद में मास दोनों स्टिक हो गए थे, टोटल मास हो गया 3m, m प्लस 2m, एंड वेलोसिटी v फाइंड करनी है, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। So that is C option. Next question पे जाते हैं। Two spheres A and B of mass m1 and m2 respectively pull height. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B is the velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. Collision के बाद B perpendicular direction में जाएगा and A moves with collision, मतलब something like, अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो A के साथ कोलाइड होने के बाद जो आफ्टर कोलिशन होगा B इस साइड जाएगा एंड A ऐसे जाएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A, वो हमें फाइंड करना है। एंड B की वेलोसिटी हमें गिवन है v by 2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन इन बोथ डी एक्सिस, एक्स एक्सिस में अगर कंजर्वेशन फाइंड करेंगे हम, तो एक्स एक्सिस में इसका मोमेंट, पहले मोमेंटम कितना था, m1 जो B है उसका मास m2 है और इसका मास m1 है। तो पहले मोमेंटम कितना था m2 इंटू वी, बाद में मोमेंटम कितना हो गया फाइनल मोमेंटम के x डायरेक्शन में A का अगर लेट्स से ये एंगल थीटा बन रहा है तो उसका मास m1 है एंड वेलोसिटी लेट्स टेक v1, तो वेलोसिटी हो जाएगी m1 v1 cos थीटा, मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 cos थीटा। सो सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम चेक फाइंड कंजर्व करूं, तो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो पहले कितना था, पहले y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो गया कि b का मोमेंटम हो जाएगा m2 v by 2 माइनस a का मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 sin थीटा। अब ये दोनों इक्वेशन यूज करके हम क्या फाइंड करें, थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली मेन दोनों इसको पहले यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये m2 v
by 2 is equal to m1 v1 sin theta हो जाएगा. तो लेट्स कॉल इट फॉर सेकंड, लेट्स कॉल इट फर्स्ट. अब इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ जब दोनों साइड में, m2v अपॉन 2m2v is equal to m1 v1 sin theta डिवाइड बाय m1 v1 cos theta. तो यहाँ से m1 v1 कैंसिल, यहाँ से m2 कैंसिल, v कैंसिल. तो हाफ इज इक्वल टू टेन थीटा मिल जाएगा. मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स हाफ. तो सी ऑप्शन हमारा आएगा. एंड बट एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो ए होगा वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो एंगल लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, बट टेन इनवर्स माइनस ऑफ लेंगे, नॉट टेन इनवर्स ऑफ. सो आंसर एक्चुअली डी ऑप्शन आएगा. ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस a block of mass moving at speed v collides elastically with another block of same mass which is initially at rest. Which is initially at rest. After collision of first block moves at an angle theta to its initial direction and has the speed v by 3. The second block speed after the collision is फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कहाँ पर जा रहा है? मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन. मतलब समथिंग ऐसे कुछ जाएगा और सेकंड ब्लॉक ऐसे कुछ जाएगा. अब बिकॉज यहाँ पर दोनों का मास सेम, ओके, तो बिकॉज इट्स एन ऑब्लिक कोलिजन, इट्स एन ऑब्लिक कोलिजन, तो आई कैन से टोटल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये नीचे 90 माइनस थीटा होगा. ओके, तो आई वांट टू फाइंड आउट के सेकंड ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी. तो फर्स्ट ब्लॉक की अगर स्पीड देखो तो फर्स्ट ब्लॉक जो मास है और वेलोसिटी v बाई 3 है, उसका अगर मैं x कंपोनेंट y कंपोनेंट फाइंड करूँ, y कंपोनेंट में कंसिडर करूँ, तो मोमेंटम इन y डायरेक्शन m v बाई 3 sin थीटा होगा is equal to momentum in y direction of the second mass will be m into v dash sin 90 माइनस थीटा के करो. तो यहाँ से m तो कैंसिल हो जाएगा, v बाई 3 sin थीटा is equal to v dash sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है. cos अगर यहाँ पर ले लो तो tan थीटा सबने ऐसे कुछ हमें मिला. ओके, इन्फॉर्मेशन. अब हमें फाइंड करना है सेकंड ब्लॉक की स्पीड फाइंड करनी है आफ्टर द कोलिजन. v dash एक्चुअली फाइंड करना है, बट फॉर दैट वी नीड थीटा. तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लेट्स कंसिडर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एज वेल. एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम कंसिडर करता हूँ तो पहले मोमेंटम था एम बी, बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा कि फर्स्ट मास का मोमेंटम हो जाएगा एम वी बाई 3 कॉस थीटा एंड सेकेंड मास का मोमेंटम हो जाएगा एम वी डैश cos 90 minus theta which is sin theta. Okay. So यहाँ से m तो कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू हो गया v बाई 3 cos थीटा प्लस v डैश sin थीटा. अब मुझे यहाँ से थीटा की अगर कोई वैल्यू मिल सकती है तो आई कैन डू वन थिंग हियर. मुझे एक्चुअली थीटा को हटाना है, तो पहले यहाँ पर मैं so what I can do here, sin theta and cos theta यहाँ से tan theta अवेलेबल है. tan theta को यूज करके पहले मैं इसको लिख देता हूँ. Like this. ओके, अब मैं क्या करता हूँ,
कि यहाँ से v डैश लेकर वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो v माइनस वी बाई थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू v बाई थ्री टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से v माइनस वी बाई थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस करेंगे तो v बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। सो v cos थीटा माइनस वी स्क्वायर बाई वी बाई थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो v बाई थ्री की वैल्यू जो होगी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। एंड यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वन बाई थ्री। वो कॉस थीटा की वैल्यू यूज करके मैं टेन थीटा फाइंड कर लेता हूँ। टेन थीटा कितना मिलेगा, अगर ये वन है एडजेसेंट वन है ये थ्री है तो ये नाइन माइनस वन रूट एट हो जाएगा विच इज टू रूट टू। तो टेन थीटा हो जाएगा टू रूट टू बाई वन। तो ये इक्वेशन में अगर मैं v बाई थ्री टेन थीटा की जगह पर लिख देता हूँ टू रूट टू डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू वी डैश, तो टू रूट टू वी डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा आंसर विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is statement one and statement two of the four choices given after the statement. Choose the one that best describes the two statements. A point particle of mass m moving with speed u collides with stationary point particle of mass m. If the maximum energy loss possible is given as f into half m squared and f is equal to what? तो एक point particle है जिसका mass m है with moving with u collide with stationary point particle of mass m capital M, and if the maximum energy loss possible is this, then f is equal to what? तो एनर्जी लॉस फाइंड करना है वापस। सो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होता है, जब एक्चुअली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन होता है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन अगर होगा तो इनिशियल मोमेंटम एम यू लेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या ले लेंगे, तो दैट इज एम प्लस एम इंटू वी, दोनों स्टिक हो जाएंगे। तो जो वेलोसिटी मिलेगी आफ्टर द कोलिशन वो एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल होगी। ओके, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो आई कैन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी कि ये मूव कर रहा है तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस बाद में कितनी हो जाएगी तो हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, जिससे इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज एम यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम होल स्क्वायर। अब यहां से मैं हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ, ये एक एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक एम यू का स्क्वायर रहेगा, तो एम यू का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अगर मैं हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन निकाल लूं सो यहां पर वन माइनस एम अपॉन एम प्लस स्मॉल एम मिलेगा, जिसको मैं यहां पर अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो हाफ एम यू स्क्वायर एम डिवाइड बाई एम प्लस एम के इक्वल मिलेगा। तो यू कैन सी कि एक स्टेटमेंट एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज इट इज गिवन हियर कि एफ इनटू हाफ एम स्क्वायर एफ की वैल्यू एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम होगी। तो एक्चुअली यहाँ पर स्मॉल एम है, दैट इज इनकरेक्ट, एक्चुअली कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम होगी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन द particles get stuck together as a result, that is the correct statement. So statement one is followed by statement two is true. Second, next question with that three blocks are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A and B have equal masses m while C has mass capital M. Block A is given an initial speed v towards B due to which it collides with B perfectly inelastically. The combined mass collides with C also perfectly inelastically. The combined mass collides with C also perfectly inelastically. If 5/6 of the initial kinetic energy is lost in the whole process, what is the value of m? ओके, तो ये पहले ब्लॉक आएगा, इसकी स्पीड भी होगी एंड वो इसके साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइड करेगा एंड वापस से दोनों मिलकर इसके साथ फिर कोलाइड करेंगे। ओके,
सो लेट्स फाइंड इट आउट। अगर पहले ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी? तो एम वी इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी v बाई 2 के इक्वल। और फिर ए और बी मिलकर सी के साथ कोलाइड होंगे तो वापस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते 2m इंटू वी डैश इज इक्वल टू 3m इंटू वी डबल डैश। तो यहाँ से वी डबल डैश की वैल्यू 2v डैश अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगी, जिसमें वी डैश की वैल्यू v बाई 2 है। तो v बाई 2 पुट करेंगे तो इट विल बी v बाई 3 हो जाएगी। ओके, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ है वो 5/6 ऑफ द इनिशियल एनर्जी विच इज हाफ m v स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 3m इंटू वी बाई 3 स्क्वायर। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो हाफ m v स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 5/6 इंटू 2 mv स्क्वायर। सो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 mv स्क्वायर। मैंने एक्चुअली उल्टा लिख दिया, इनिशियल माइनस फाइनल लिखना था। इनिशियली कितनी थी? हाफ m v स्क्वायर। फाइनली कितनी है? हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 5/12 mv स्क्वायर। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली यू विल गेट हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/6 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 mv स्क्वायर। ओके, सी का मास एक्चुअली कैपिटल M है, दैट आई मेरे मिस्टेक हियर। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम फाइनल मोमेंटम जब ए बी सी के साथ कोलाइड होगा तो फाइनल जो मोमेंटम होगा वो 2m प्लस कैपिटल M के इक्वल होगा, एंड द वेलोसिटी विल बी v ट्रिपल डबल डैश। तो यहाँ से एक्चुअली m तो कैंसिल नहीं होगा, एंड v डबल डैश की वैल्यू जो होगी वो 2m v डैश अपॉन 2m प्लस कैपिटल M के इक्वल होगी, जिसमें v डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो v डैश की वैल्यू v बाई 2 पुट करेंगे तो mv डिवाइड बाय 2m प्लस m हो जाएगा। अब मैं डेल्टा के लिखता हूँ 5/6 ऑफ हाफ m v स्क्वायर, जिसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ है? तो एनर्जी लॉस हुआ है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ 2m प्लस m इंटू जो वेलोसिटी है वो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m होल स्क्वायर के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 5/12 mv स्क्वायर के इक्वल है। यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस m अपॉन 2m प्लस m, एंड दैट इज इक्वल टू 5/12 mv स्क्वायर। यहां से mv स्क्वायर भी अगर मैं कैंसिल कर दूं 2 या 6 के साथ कैंसिल कर दूं तो 1 माइनस m अपॉन 2m प्लस m की वैल्यू 5/6 के इक्वल होगी। ब्रैकेट से 1/6 की वैल्यू m अपॉन 2m प्लस m के इक्वल होगी। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 2m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 6m होगा, तो m इज इक्वल टू 4m होगा, एंड m बाय m इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम makes an elastic collision with the second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original what is the mass of the second body? 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, सेकेंड बॉडी के साथ कोलाइड करता है at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. So after collision ये 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, बट पहले अगर v u है तो अब u बाई 4 हो जाएगी। तो मास ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना होगा? बिकॉज इलास्टिक कोलिशन मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम 2 into u के इक्वल था, फाइनल मोमेंटम
इसका क्या हो गया 2 इंटू यू बाई फोर प्लस इसका फाइनल मोमेंटम लेट्स टेक इट एम इंटू वी। लेट्स कंसिडर कि इसकी वेलोसिटी वी थी आफ्टर कोलिजन। ओके, तो यहाँ से आई कैन से 2u इज इक्वल टू u बाई टू प्लस एम वी। अब I know that 2u minus u by 2 will be 4 minus 3u by 2 that is equal to mv. I know कि kinetic energy भी कंजर्व रहेगी, तो kinetic energy कंजर्व रहेगी तो initial kinetic energy half mu square is equal to final kinetic energy half into 2 into u square by 16 plus half into m into v square। तो यहाँ से ये u square is equal to u square by 16 plus half एम वी स्क्वायर एंड यहाँ पर 15 यू स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं या ये 2 8 जाऊं तो व्हाट आई कैन से इज कि इसका मैं स्क्वायर कर दूं अगर हम, तो इसका फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन स्क्वायर करके रेशियो फाइंड कर लूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा 15 यू स्क्वायर बाई 8 एम वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर कैंसिल, एक मास कैंसिल, ये यू स्क्वायर कैंसिल, ये 4 टू जा 2 ऊपर जाएगा तो 3 3 जा 3 5 जा 2 ऊपर जाएगा तो 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू एम। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 1.2 के इक्वल। ओके, तो 1.2 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज, इनइलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। Two particles of equal mass mm with respective initial velocities ui and ui plus j cap upon 2 they collide completely in the energy loss in the processes। तो एनर्जी कितनी लॉस होगी? पहला ui डायरेक्शन में, सेकंड का सम ui प्लस j बाई 2 डायरेक्शन में, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। सो आई विल से they will stick together, okay, and stick together तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो mu प्लस x डायरेक्शन में मोमेंटम की बात करूं तो इसका mu और इसका mu बाई 2, या अगर मैं वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम इक्वेशन लिख दूं mu I कैप प्लस mu I कैप बाई 2 प्लस mu j कैप बाई 2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अगर मैं फाइनल दोनों स्टिक हो जाएंगे, दोनों स्टिक हो जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा 2m इंटू फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ से आई कैन से दैट mu प्लस mu बाई 2 इज 3mu बाई 2 I कैप प्लस mu बाई 2 j कैप इज इक्वल टू 2m v। तो मास अगर कैंसिल कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगी 3u बाई 4 I कैप प्लस u बाई 4 j कैप। तो पहले जो एनर्जी लॉस अगर मुझे फाइंड करना हो, एनर्जी लॉस फाइंड करने के लिए हाफ, पहले एनर्जी कितनी थी? पहले एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम, इसके अगर वेलोसिटी अगर मैं फाइंड करूँ u बाई 2 प्लस u बाई 2 के जे तो u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4 तो डेट विल बी 2u स्क्वायर बाई 4 और आई विल से u बाई रूट 2। तो हाफ एम u बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? u बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हाफ एम u स्क्वायर। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फाइंड करूँ तो हाफ एम जो वेलोसिटी होगी, टोटल मास हो जाएगा 2m एंड जो वेलोसिटी होगी दोनों की मिलकर, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो 9/16 प्लस 1/16 विच इज 10/16 और उसका रूट क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 10/16 का स्क्वायर v हो जाएगी 10/16
तो उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 5/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/8 ही रहेगा. ओके, नाउ हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/8 यू. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 1/4 एम यू स्क्वायर माइनस 5/8 एम यू स्क्वायर, which is 4 plus 2 mu square by 8, which is D option. Next question was that the man weighing 60 kg is standing on a trolley weighing 320 kg. Trolley is resting on frictionless horizontal rails. If the man starts walking on the trolley with a speed of 1 meter per second, after 4 seconds, his displacement related to the ground will be. एक ट्रोली समथिंग होगी. ओके, ट्रोली में मैन इज वेइंग 80 किलोग्राम, इज स्टैंडिंग इन अ ट्रोली वेइंग 320 किलोग्राम. ट्रोली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स. The man starts walking on a trolley with a speed of 1 meter per second. Then after 4 seconds, his displacement relative to the ground will be. तो ओके, तो अगर मैन 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है एंड सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई कैन से दैट मैन की वेलोसिटी m into 1 है. ओके, एंड दिस इज द रिलेटिव स्पीड एक्चुअली, नॉट द एब्सोल्यूट स्पीड. m into 1 इज इक्वल टू बोट का मोमेंटम कितना हो जाएगा. तो बोट एक्चुअली सम ये डायरेक्शन में मूव करती होगी. तो बोट अगर ये डायरेक्शन में मूव करेगी, लेट्स से स्पीड इज v, तो टोटल मोमेंटम बोट का कितना हो जाएगा. बोट का मोमेंटम हो जाएगा हियर इट विल बी 80 into 1 एक्चुअली. बोट का मास कितना है. बोट का मास है 320. तो मास बिकॉज दोनों जाएंगे साथ में v स्पीड से, तो 80 प्लस 320 इंटू v करेंगे. तो यहाँ से मुझे 80 इज इक्वल टू 400v. तो v की वैल्यू मिल जाएगी 1/5. ये किसकी स्पीड होगी. बोट की स्पीड होगी. एंड बोट विल गो इन दिस डायरेक्शन, फिर -1.5 एक्चुअली. तो जो एब्सोल्यूट स्पीड होगी मैन की, वो कितनी होगी. तो मैन की रिलेटिव स्पीड अगर मैं मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बोट इज vm माइनस vb. तो ये हमें 1 पता है, vm मुझे फाइंड करना है, vb की वैल्यू -1/5 के इक्वल है. तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू vm हो जाएगा. तो vm की वैल्यू हो जाएगी 4/5. एंड vm की वैल्यू अगर 4/5 है, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड कितना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे. स्पीड 4/5, टाइम कितना लगा उसको 4 सेकंड, तो इट विल बी 16/5. ओके, तो 3.2 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. कैनन बॉल इज फायर्ड विद वेलोसिटी 200 मीटर एंगल ऑफ 60 विद होरिजोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट. इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट, वन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड. एक कैनन बॉल है, बॉल फायर हुआ एट द हाईएस्ट पॉइंट, 3 पार्ट्स बन गए. एक 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा है. एंड द थर्ड फ्रैगमेंट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी. अब जब भी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी. तो ये दोनों पार्ट तो अपना मोमेंटम कैंसिल कर देंगे. सपोज करो जो ओरिजिनल बॉल है उसका मास 3m है, तो ये m मास ले जाएगा, ये m मास ले जाएगा, और जो तीसरा पार्ट है वो भी m मास ले जाएगा. अब बिफोर द एक्सप्लोजन जो उसका मोमेंटम होगा इन एक्स डायरेक्शन, वो 3m इंटू v cos थीटा के इक्वल होगा. बिकॉज हमें पता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होती है वो v cos थीटा के इक्वल होती है, एंड थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन जो थर्ड फ्रेगमेंट है उसका मास तो m है, एंड उसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है. एट वेलोसिटी इज v डैश. लेट्स से यहाँ से मुझे m तो कैंसिल हो जाएगा, v कितनी है तो 200 मीटर पर सेकंड है, एंड cos थीटा कितना है तो cos थीटा इज cos 60. तो यहाँ से मुझे v डैश कितना मिल जाएगा,
300 के इक्वल मिल जाएगा. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट. वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा बिकॉज वाई में तो ऑलरेडी मोमेंटम कंजर्व हो चुका है, तो उसको एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन, विच इज 300 मीटर पर सेकंड इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास इज 200 ग्राम एंड फाइनल पोजेस वेलोसिटी ऑफ 10 एंड 3i plus 5j मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है तो mv1 plus mv2 अपॉन m1 plus m2. फर्स्ट का मास 200 है, उसकी वेलोसिटी 10i है. सेकंड का मास 500 है, उसकी वेलोसिटी 3i plus 5 है, 5j है. एंड डिवाइड बाई 200 plus 500 700 हो जाएगा. तो यहाँ पर से 2000i plus 1500i plus 500 into 500. एक्चुअली पहले क्या करो, ये दो जीरोस कैंसिल कर लेते हैं. तो 20i plus 15i plus 25j डिवाइड बाई 7. तो यहाँ से मुझे 35i plus 25j डिवाइड बाई 7 मिल जाएगा, विच इज 5i cap plus 25 by 7 j cap, which is C option. 29 question पर आते हैं. In an HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. मतलब एक HCl का molecule है, okay, and दोनों के बीच में जो separation है वो 1.27 angstrom के इक्वल है. तो हाइड्रोजन से अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपली सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस. लेट अस कंसीडर कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओरिजिन पर है. ओके, तो m1 की वैल्यू, बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास अगर 1 ले लेंगे तो Cl का मास 35.5 होगा. ओके, 1 एटमॉस्फेरिक एटॉमिक यूनिट. तो हाइड्रोजन की पोजीशन 0 है. सेंटर ऑफ क्लोरीन का जो की पोजीशन है वो 1.27 है. डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 35.5. ये 35.5 इंटू 1.27 डिवाइड बाय 36.5. से ये टोटल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो आएगा अराउंड 1.24. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. A system consists of three particles each of mass m and located at 1, 1, 2, 2 and 3, 3, the coordinate of the center of mass. तो अब इस coordinate of center of mass find करना है, as you know, that is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divide by m1 plus m2 plus m3. अब बिकॉज m मास है, पोजीशन 1 है, सेकेंड मास की पोजीशन 2 है, थर्ड मास की पोजीशन 3 है, एंड डिवाइड बाय टोटल मास अगर फाइंड करेंगे तो 3m के इक्वल आएगा. यहाँ से 1m plus 2m plus 3m कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6m डिवाइड बाय 3m एंड आंसर आ जाएगा 2. सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे तो भी आंसर 2 ही आने वाला है, ओके, क्योंकि सब कुछ सेम ही है. तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2,2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ अ बॉम्ब इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑन द वे, the different fragments move in different direction and the center of mass will move. ओके, तो सपोज करो कि वो बीच में कहीं पर एक्सप्लोड हो जाए, तो फ्रेगमेंट्स भले अलग अलग जाएंगे बट जो सेंटर ऑफ मास, बिकॉज एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब सेंटर ऑफ मास पहले की तरह ही अपने पार्ट के ऊपर मूव करता रहेगा. सो आंसर क्या आएगा, वो विल मूव अलोंग दी सेम पैराबोलिक पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. चार identical spheres of mass m and they are arranged on a square of side 2 meter. The intersection of the diagonals वो origin है. The coordinates of the center of mass क्या होगा, okay, so coordinate of center of mass अगर फाइंड करना है
तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हो, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज 0.5 कॉमा सॉरी 1,1 होगा, ये -1,1 होगा, ये -1,-1 होगा और ये -1, अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो फॉर सेंटर ऑफ मास आई विल राइट m1x1 प्लस एंड 4m। अब यहाँ पे देखोगे -m प्लस m, ये 1 -1 तो ये चारों चार कैंसिल हो जाएंगे, और अगर चारों चार ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये सिमेट्रिक है चारों चार पार्टिकल। ओके, तो सेम मास है एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर ही होगा। वाई की वैल्यू भी अगर फाइंड करोगे तो स्टिल 0 ही आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा a 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 2 पॉइंट मासेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो पॉइंट मास एक स्मॉल m है और एक कैपिटल m है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम m, तो इसको ओरिजिन मान लो, इसको l मान लो। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर यही होगा x पर, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू l अपॉन m प्लस n। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, l इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस m, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुक्स शोन इन द फिगर, एवरी बुक हैज मास m। ओके, चार बुक्स का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। इट्स नॉट गिवन कहाँ से, तो लेट्स कंसीडर कि वो यहाँ से फाइंड करना होगा ओरिजिन से। ओके, तो अब चारों चार बुक का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कि एक्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा। इसका जो होगा वो l/2 डिस्टेंस पर होगा, इसका जो होगा वो l/2 प्लस l/2, तो l/2 प्लस l/4 इज 3l/4 डिस्टेंस पर होगा। इसका जो डिस्टेंस होगा वो l/4 प्लस l/4 प्लस l/2 विच इज l डिस्टेंस पर होगा। एंड फाइनली ये फोर्थ बुक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो प्लस l/4 इसमें वापस ऐड करेंगे तो 5l/4 डिस्टेंस पर होगा। तो अगर मुझे अब फाइंड करना हो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। फर्स्ट बुक का चारों चार बुक का मास तो सेम ही है, यहाँ पर l/2 लेंगे, यहाँ पर 3l/4 लेंगे, यहाँ पर l लेंगे और यहाँ पर 5l/4 लेंगे, एंड नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा 4m। इसको ऐड करेंगे मास तो कैंसिल ही हो जाएगा, l/2 प्लस 3l/4 प्लस l प्लस 5l/4, तो 3l/4 प्लस 5l/4 8l/4 which is 2l and this is 3l/2 divided by 4। 7 8l/8 आएगा which is 0.875l। मींस ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। टू पार्टिकल्स आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ द इंटरनल अट्रैक्शन of the speed of v and 2v and the instant the center speed of the center of mass of the system will be, because the internal forces के initially they were at rest and internal forces लगने की वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ some speed से आ रहे हैं। तो internal forces अगर होगा तो there will be no change in position of center of mass। ओके, तो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो ही रहेगी, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। Two person of masses 55 and 65 respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meters and weigh 100 kilogram. The 55 kilogram man walks up to the 65 kilogram man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by। तो दो पर्सन है यहाँ पर, okay, one is of 55 kilogram and another is of 65 kilogram। Length of the boat हमें given है 3 मीटर। ओके,
एंड वे 100 किलोग्राम, इसका जो वेट है वो 100 किलोग्राम निकला। तो the 55 kilogram man walks up to the 65 kilogram man and sits with him. ओके तो ये जब यहाँ पर जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑन द बोट एंड बोट विल ऑल्सो फ्रिक्शन फोर्स है बोट पर लगाएगा, बोट इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब जो फोर्सेस यहाँ पर है वो सारी इंटरनल फोर्सेस है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके तो सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हम पूछे कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट बाय कितने शिफ्ट होगा, जीरो शिफ्ट ही नहीं होगा एक्चुअली। तो आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैन ऑफ 50 किलोग्राम of mass is standing in a gravity free space at a height of 10 meter above the floor. It throws a stone 0.5 kilogram mass downwards with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man about the floor will be, मतलब वो एक स्टोन थ्रो करेगा नीचे की साइड, ओके, विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस है कि वो ऊपर जाएगा बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहना चाहिए। ओके तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, वो फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जितना मोमेंटम स्टोन का होगा उतना ही मोमेंटम मैन का होगा। स्टोन का मोमेंटम कितना होगा, दैट इज 0.5 इंटू 2 एंड मैन का मोमेंटम 50 इंटू वी, तो वी की वैल्यू जो हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 50 मीटर पर सेकेंड, ये मैन की स्पीड होगी। ओके अब जब स्टोन नीचे आएगा फ्लोर पर तब मैन ने कितना ट्रैवल किया होगा, तो स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेगा स्टोन, 10 मीटर, वेलोसिटी 2 है तो 5 सेकंड, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कवर करेगा मैन, स्पीड इनटू स्पीड कितनी है मैन की 1/50, टाइम कितना लगा 5, तो 1/10 मीटर विच इज 0.1 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मैन की, अगर वो 0.1 मीटर ऊपर जाएगा तो टोटल हाइट जो होगी वो 10 प्लस 0.1 विच इज 10.1 मीटर होगी, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगल शोन इन द फिगर हैज कोऑर्डिनेट्स। अब ये देखो एक ट्रायंगल जिसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करें। नॉर्मली सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगल कहाँ पर होता है कि उसके सेंट्रॉइड पर होता है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो b/3 कॉमा h/3 पर होगा। ओके सो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। If the linear mass density of a rod of length 3 meter varies as lambda is equal to 2 plus x, तो position of center of gravity क्या होगी। So because यहाँ पर non uniform mass density है, that means we have to use integration to find out the center of mass. Let us consider कि ये origin है, ये distance 3 है, तो center of mass की position find करने के लिए I have to use x dm integration of dm। अब x क्या है, that is the coordinate of the एलिमेंट। ओके सिंगल एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ जिसकी लेंथ dx के इक्वल है, तो ये जो एलिमेंट होगा उसका मास कितना होगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर लैम्ब्डा किसके इक्वल है, 2 प्लस एक्स के इक्वल है, तो जो डीएम हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 प्लस एक्स डीएक्स एंड कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम 0 to 3 बिकॉज ये 0 to 3 जा रहा है, नीचे भी ये 0 to 3, यहाँ पर एक्स भी आएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस टू, ऊपर देखो इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 3 एंड नीचे 2 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दैट इज आल्सो फ्रॉम 0 to 3। ओके अगर मैं कैंसिल कर दूं 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, इट विल बी x क्यूब बाई 3 आएगा यहाँ पर, बिकॉज x इंटू x स्क्वायर होगा, तो 9 प्लस 27 बाई 3 is 9 डिवाइड बाई नीचे 3 पुट करेंगे तो 6 प्लस 9/2 हो जाएगा, तो 18 अपॉन
आंसर आ जाएगा 12/7. दैट मीन्स बी ऑप्शन. A circular disc of radius r is removed from a circular bigger disc of radius 2r. ओके एक डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, उसमें से एक स्मॉल डिस्क निकाल ली जिसका रेडियस r है. Where two disc circumference of the disc coincide. कंसिडर करें कि सपोज ये जो बिगर डिस्क है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है. ओके तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फाइंड करना. अगर ये इतना पार्ट रिमूव करे तो रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना होगा. तो इसका सेंटर जो होगा वो स्मॉलर डिस्क का सेंटर वो r डिस्टेंस पर होगा एंड ये जो होगा वो 2r डिस्टेंस होगा. अब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल लो तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. ओके अब हम मास फाइंड करने के लिए वी विल यूज बिकॉज इट्स अ 2D ऑब्जेक्ट तो सिग्मा यूज करते हैं एरिया मास डेंसिटी. लेट अस कंसीडर कि एरिया डेंसिटी इज सिग्मा. तो ओवरऑल डिस्क का मास क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू a1x1 माइनस सिग्मा इंटू a2x2 डिवाइड बाय सिग्मा a1 माइनस सिग्मा a2. यहाँ से सिग्मा अगर मैं कैंसिल कर दूं a1 इज द टोटल एरिया ऑफ द बिगर डिस्क जो पाई r 2r होल स्क्वायर का इक्वल होगा. एक्स द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क जो ओरिजिन पर है मतलब 0 हो जाएगा ये. a2 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है r डिस्टेंस पर है. ये 0 हो जाएगा. ये माइनस पाई आर क्यूब होगा. नीचे क्या होगा 4 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर which is 3 पाई आर स्क्वायर. तो फाइनली आंसर विल बी माइनस r/3. तो अल्फा आर में अल्फा कितना होगा अल्फा विल बी इक्वल टू 1/3 के इक्वल होगा which is B ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास ऑफ द सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम द वर्टेक्स इज z0 with the radius of the base is r. Height of the cone is h. So what is z0 is equal to. अब सॉलिड कोन हो उसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वर्टेक्स वो 3h/4 के इक्वल होता है. ओके we can derive it by using integration also but right now ये याद ही रखना है. ओके 3h/4 that is the position of center of mass from the vertex which is first option. ओके 42 क्वेश्चन पर जा रहे. 42 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर चार अलग अलग मास है A B C D and they are accelerating and the direction are shown. The direction of center of mass कितना होगा acceleration of center of mass. तो ये CM की वैल्यू क्या हो जाएगी m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज m उसका एक्सेलरेशन है -ai. ओके क्योंकि वो नेगेटिव x में जा रहा है. मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज 2m उसका एक्सेलरेशन है aj क्योंकि वो पॉजिटिव y में जा रहा है. मास ऑफ द थर्ड m3 उसका एक्सेलरेशन है ai कैप एंड फोर्थ मास का एक्सेलरेशन क्या है -ai कैप डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m. अब यहाँ पर देखो i कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करूँ 3mi माइनस 1mi तो 2m a i कैप प्लस ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 2 माइनस 4 इज माइनस 2m a j कैप डिवाइड बाई ये 10m के इक्वल हो जाएगा. तो m विल गेट कैंसिल. यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ ए बी कॉमन निकाल लूँ तो i कैप माइनस j कैप डिवाइड बाई 10. तो फाइनली a बाई 5 i कैप माइनस j कैप which is A ऑप्शन. 43 क्वेश्चन में भी वापस सेम क्वेश्चन हो गया सिमिलर क्वेश्चन टू अर्लियर क्वेश्चन के. यहाँ पर अभी एक डिस्क है जिसमें से एक हमने होल निकाल लिया. ओके सम पार्ट ऑफ द डिस्क निकाल ली एंड सेंटर ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन फाइंड करना. सेम सिनेरियो है. ओनली डिफरेंस इज के यहाँ पर जो बिगर डिस्क का रेडियस है वो a है वहां पर 2r था और स्मॉलर डिस्क का रेडियस a/2 है वहां पर r था. ओके अब हमने वहां पर फाइंड किया था इन द अर्लियर क्वेश्चन के जो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास होता है
वो -r/3 होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, यहाँ पर होगा। ओके, बट वहां पर जो r था वो स्मॉलर डिस्क का रेडियस था, यहाँ पर स्मॉलर डिस्क का रेडियस a/2 है, तो a/2 अगर मैं पुट करूँ तो a/6 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो a/6 के इक्वल होगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a - a/6 विच इज 5a/6। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, position of the center of mass of a uniform semicircular wire of radius r, which is placed with its center to origin and the line joining its ends as x-axis is given by। तो सेमीसर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पर जो होता है समवेयर जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,2r/π के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 के इक्वल होगी, विच इज ए ऑप्शन। एंड नेक्स्ट 45 क्वेश्चन में देखो क्या है, बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। बॉडी नीचे फॉल हो रही है, ओके, एंड इट इज ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में वो ब्रेक हो गई। ओके, तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, एज यू नो के बिकॉज जो ब्रेक होगा वो बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस होगा। भले ही दोनों पार्ट अलग अलग ट्रैवल करे, बट दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो ओरिजिनल पार्ट के ऊपर ही रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये पार्ट वो मेंटेन रखेगा। ओके, सो आंसर क्या आएगा, डजंट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। okay, so that's all the 45 questions। now I hope आपको सब समझ में आए questions। thank you all of you।